अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने लगे। हमारा जो थ्रोट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। इसका दूसरा नाम है बिनाइन ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं, नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा भी कहते हैं और जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं। सारे के सारे जो इसके नाम मैंने बताए हैं ना, इनमें से किसी भी नाम से आएगा वो नाम इसका बता देता है डायग्नोस्टिक वो नाम इसकी सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे देता है कि भाई ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब ये जो नाम है लिखा हुआ है जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, इससे पता चलता है जुवेनाइल का मतलब होता है समथिंग जो जिसका ऑनसेट अर्ली इन लाइफ है, जवानी में होने वाली चीज़ है। जुवेनाइल से मेरे जहन में जवानी आती है। ठीक है, और उसका मतलब ये होता है कि एज ग्रुप आपका 20 से 30 के दरमियान में, ठीक है, यंग एज ग्रुप में। और एंजियोफाइब्रोमा, एंजियो का वर्ड स्टैंड्स फॉर योर ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोमा का मतलब है कोई फाइब्रस टिश्यू, यानी हमारी ब्लड वेसल और फाइब्रस टिश्यू। और ओमा का जहाँ पर सफिक्स आ जाता है तो मतलब होता है कोई बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, जहाँ कार्सिनोमा आता है पूरा वहाँ मलिग्नेंट ट्यूमर होता है, और जहाँ खाली ओमा का सफिक्स आता है वहाँ बिनाइन ट्यूमर है। सो ब्लड वेसल में फाइब्रस टिश्यू मिक्स हुआ हुआ है और इस किस्म की कोई बिनाइन ग्रोथ है ये। ठीक है, ब्लड वेसल का टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है और कोई बिनाइन ग्रोथ है जो कि हो रही है इन यंग एज में। ठीक है, तो ये नेजोफेरिंग्स में होने वाली बेसिकली एक ग्रोथ है, हमारा नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा भी हम इसको कहते हैं। तो होता क्या है ये कि आपके नेजोफेरिंग्स के एरिया में, मैंने आपको दिखाया था आपका नेजोफेरिंग्स कहाँ पे, उसमें एक ओवर ग्रोथ बनती है और वो जो ओवर ग्रोथ होती है उसमें आपका ब्लड वेसल का टिश्यू शामिल होता है। अभी मैं आगे इसकी पैथोलॉजी में आपको डिटेल में बताऊंगी। फाइब्रस टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, और इसकी जो ऑनसेट है वो 10 से 20 ईयर्स की एज में ज्यादातर होता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी कॉज क्या है, क्यों होती है, देखते हैं इसकी कॉज क्या है। तो कॉज ना कोई डेफिनेट एस्टेब्लिश नहीं की गई अभी तक, लेकिन जो बात अभी तक रिसर्च ने साबित की है वो ये है कि हमारे पास जिन लोगों को एंजियोफाइब्रोमा होता है, पहली बात वो मेल होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में ये ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं देखा गया, मेल्स में देखा गया। और मेल्स भी वो जो कि सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ यानी 10 से 20 ईयर्स की एज के होते हैं, यानी कि बिल्कुल यंग, बहुत ही यंग जो होते हैं। ठीक है, जिसे हम नौजवान कहते हैं, इस तरह के बच्चे और नौजवान आएंगे इसमें। अच्छा, इस एज के दरमियान में ही प्यूबर्टी भी अचीव होती है। क्या देखा गया था कि जो लोग जिनको ये एंजियोफाइब्रोमा डेवलप हो रहा है उनके जब नेजोफेरिंग्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि उनके नेजोफेरिंग्स के एरिया में जो वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स जो इन्हें सप्लाई कर रही है, उन वेसल्स में एक पहले से ही एबनॉर्मल सेल्स कुछ प्रेजेंट थे। जब प्यूबर्टी अचीव हुई, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हुआ, तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर ओवर ग्रोथ शुरू होगी उस एरिया की और एंजियोफाइब्रोमा डेवलप हो गया। अब वो एबनॉर्मल सेल्स क्या थे, आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा एक वर्ड, हमार्टोमेटस नाइडस। ठीक है, हमार्टोमा क्या होता है, हमार्टोमा बेसिकली हमारे पास एक डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं जो किसी भी एरिया में ग्रो कर सकते हैं। वो ट्यूमर नहीं होते, वो कोई कैंसर नहीं होता, वो डिसऑर्गेनाइज सेल्स आप समझने सिर्फ एक एरिया प्रोवाइड करते हैं ट्यूमर की ग्रोथ के लिए, उसको हम हमार्टोमा कहते हैं। हम ये समझते हैं कि जैसे हम एक फूल लगाते हैं तो उसके लिए हमें एक गमला चाहिए होता है। ठीक है, एक गमला होगा उसमें हम पौधा लगाएंगे, तो ये हमार्टोमा इज अ गमला जो कि एक एरिया प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर आकर कैंसर ग्रो कर सकते हैं, कोई भी ट्यूमर ग्रो कर सकता है। तो हमार्टोमास जो हैं वो ऐसे लोगों की वेसल्स में हमेशा से प्रेजेंट होते हैं। नाइडस का मतलब होता है एक एरिया दे देता है, हमार्टोमस नाइडस होता है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पर आकर फिर ऐसे लोगों में जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना शुरू होता है तो इस जगह पर ही एबनॉर्मली वेसल्स की ग्रोथ होती है, उसमें फाइब्रस टिश्यू शामिल होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, नेजोफेरिंग्स के एरिया में, सिंपल सी बात है। फिर साइट क्या है इसकी ओरिजिन की, इसके बारे में भी पहले कहा जाता था कि ये हमारे पास नेजोफेरिंग्स का एरिया मैंने आपको बना के दिखाया था ना कि दिस इज योर नेजल कैविटी और यहाँ पर आपका ये सारा जो है दिस इज योर नेजोफेरिंग्स। ठीक है, पहले कहते होते थे कि हमारा जो इसका रूफ है ना वहां से ये और शुरू होता है जाता है, मतलब रूफ की तरफ से ये बढ़ता हुआ निकल के आता है और नीचे आता जाता है जो एंजियोफाइब्रोमा है। लेकिन अभी कहते हैं कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स से ओरिजिनेट करते हैं। बहरहाल कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो नेजोफेरिंग्स में ही ना, मतलब डेफिनेटली फर्क पड़ता है हमारे लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमें सिर्फ इतना पता हो कि ये ज्यादा इसका ताल्लुक नेजोफेरिंग्स से और उसकी पोस्टीरियर वॉल से, तो इतना भी काफी है। ठीक है, ग्रोथ कैसे होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, डायग्राम से बताती हूँ। और गाइस इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये आपको साइड व्यू ऑफ स्कल दिखाया हुआ है। ठीक है, ये जगह दिखाने का मकसद ये था कि कुछ मैं आपको बताऊं कि ये आपको बीच में जो एक सुराख छोटा सा, मतलब ये फिशर सा एरिया नजर आ रहा है, ये जो फिशर बना हुआ है। ठीक है, दिस फिशर इज नॉन एज टेराइगो मैक्सिलरी फिशर। ठीक है, ये साइड पे नजर आ रहे हैं ना, इसकी एंटीरियर ये जो ग्रीन वाली बोन है ये आपकी मैक्सिला है सारी,
और इस मैक्सिला में ही मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट होगा इस जगह पे अंदर। पता है ना आपको कि नोज के दोनों तरफ मैक्सिलरी साइनस होता है जो इस ग्रीन वाली बोन में है। ये जो येलो नजर आ रही है दिस इज योर स्फीनोइड बोन, ठीक है, ये सारी की सारी स्फीनोइड है। ये ग्रेटर विंग होता है उसका और ये लेसर विंग है और ये अंदर तक जाती है, ठीक हो गया। अच्छा ये जो ये वाली जाइगोमेटिक है जो ब्राउन से कलर की है, बाकियों को छोड़ देते हैं। बताना ये था कि ये आपका जो ट्राइगो मैक्सिलरी फिशर है ये जब अंदर की तरफ जाता है तो इट लीड्स इनटू अ फॉसा विच इज नॉन एज ट्राइगो पैलेटाइन फॉसा, ठीक है। और ये ट्राइगो पैलेटाइन फॉसा अंदर आपकी एरिया में जहाँ पर जाके खुलता है जो बेस ऑफ स्कल के आपको नजर आता है वो स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और डायग्राम बताती हूँ उससे थोड़ा बेहतर समझ आ जाए। अब इस डायग्राम में देखिए ये भी आपके साइड व्यू ऑफ स्कल है, इसमें भी उन्होंने वही फिशर दिखाया हुआ है जो वहां पर था और इसको इनने रेड बाउंड्री दी हुई है, ठीक है। मैक्सिला आगे, स्फीनोइड पीछे और उन दोनों के दरमियान में वी हैव दिस ट्राइगो मैक्सिलरी फिशर। अब देखिए इन्होंने किस तरह बताया हुआ है कि ये अंदर कैसे जा रहा है। ट्राइगो मैक्सिलरी फिशर ये रेड बाउंड्री है जहाँ पर आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ऐसे अंदर एक पूरा टनल का एरिया बना हुआ है यहाँ पर से अंदर जो सीधा जाता है विच इज योर ट्राइगो पैलेटाइन फॉसा, ठीक है। यहाँ से यूँ सीधा अंदर एक एरिया जा रहा है, खाली एरिया जस्ट लाइक दिस टनल, ठीक है। और जहाँ पर ये अंदर जाके खुलते हैं जो इन्हें थर्ड चीज लेबल की हुई है वो आपकी नेजल कैविटी में स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन है, ठीक है। सॉरी मैंने पिछली में बेस ऑफ स्कल कहते थे, दिस इज इन द नेजल कैविटी। बताने का मकसद ये था कि जहाँ जहाँ पर अब हमारा जो एंजियोफाइब्रोमा है वो नेजोफेरिंग्स में है ना, तो नेजोफेरिंग्स में से जिस जिस तरफ उसको ओपनिंग नजर आएगी वहाँ वहाँ उसकी एक्सटेंशन होती है, वो एक्सटेंड करता है। जब उसे साइड पे नेजोफेरिंग्स से आप देखें उसे वो अपनी लैटरल वॉल से नीचे आते हैं तो उसे यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस नजर आता है। यहाँ पर आपको पता है ना मैक्सिला में मैक्सिलरी साइनस होता है, वो मैक्सिलरी साइनस की तरफ एक्सटेंड करता है, उसकी पोस्टीरियर वॉल पे प्रेशर डालता है, उसकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस ऐसे आगे झुक जाती है, ठीक है। उसके बाद वो इस ट्राइगो पैलेटाइन फॉसा में एक्सटेंड करता है थ्रू स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन इज इन द नेजल कैविटी, मतलब ये इस रास्ते से यहाँ से वो एंटर होता है और इस फॉसा में आ जाता है। तो आपका जो एंजियोफाइब्रोमा है वो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा उसकी एक्सटेंशन होती है। अच्छा जी, तो मैंने बता दिया कि वो एक्सटेंड कहाँ कहाँ करे, ट्राइगो पैलेटाइन फॉसा में कर रहा है, आपके मैक्सिलरी साइनस के पोस्टीरियर साइड पे कर रहा है। वो चाहे तो वो ऊपर से आपको पता है ना कि ऐसे जो नेजोफेरिंग्स की ये अपर वॉल है यहाँ पर होती है हमारे पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हमने पढ़ी थी कि नोज से जो सारी सेंसेशन ऑफ स्मेल है वो इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू ऊपर जाती है ऑल्फैक्टरी एरिया में। तो अगर ये वाला हमारा ये जो बना था पूरा एंजियोफाइब्रोमा ये इतना बड़ा हो सकता है, इस प्लेट को रप्चर करके इसमें सुराख करके ऊपर क्रेनियल कैविटी में भी जा सकता है। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास साइड पे दरमियान में अगर ये नोज है तो साइड पे दोनों ऑर्बिट्स पड़े हुए, ठीक है। और इस एरिया में हमारा ये फाइब्रोमा एंजियोफाइब्रोमा डेवलप कर रहा है तो ये इस तरह इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। उस फिशर के जरिए ये ऑर्बिटल कैविटी में जाके उस पे ऑर्बिट पे प्रेशर, आई बॉल पे प्रेशर डाल सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ कहाँ कहाँ जा सकता है। इधर चला गया, क्रेनियल कैविटी में चला गया, नीचे की तरफ आ गया, तो ये सारी इसकी एक्सटेंशन है। और इंफ्राटेम्पोरल फॉसा आप जब साइड से देखते हैं, जब आप स्कल को साइड से देखते हैं कान की तरफ से, तो वहाँ पर आपने देखा होगा उस वक्त अब आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि यूं जाइगोमेटिक बोन आ रही होती है और यहाँ पर एक फॉसा सा एरिया होता है साइड व्यू ऑफ स्कल में, इंफ्राटेम्पोरल फॉसा। बाहर इतना कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारी बातें इसके बारे में आपको पता चल गई, ठीक है। इसमें पैथोलॉजी क्या है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कि नाम से पता चल रहा है कि वेस्कुलर एंड फाइब्रस दोनों टिश्यूज में होते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू है ना वो एक्चुअली वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, असल में तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में आपको पता है कि एंडोथीलियम है, फिर मसल्स उनको लाइन कर रहे होते हैं और उसके बाद सिरोजल लाइनिंग होती है। तो पूरी 3 लेयर्स होती हैं ब्लड वेसल्स की। ये जो एंजियोफाइब्रोमा की ब्लड वेसल्स मतलब ये जो ग्रोथ होती है ना ये सिर्फ एंडोथीलियम लाइन होती है और इसके पास और कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। जब इतनी पतली इसकी वॉल होती है इसकी वजह से ये ब्लड के फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती वेसल्स। जब ब्लड के फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो इनमें से बार बार ब्लीडिंग होती है, ब्लड इनमें आता है फिर ब्लीड करता है। तो पेशेंट हमेशा जो होगा ना रिकरेंट एपिस्टैक्सिस के साथ प्रेजेंट करेगा। वो कहेगा नाक से खून आता है और बहुत ज्यादा आता है, बार बार नाक से खून आता है। तो रिकरेंट एपिस्टैक्सिस के एपिसोड्स के साथ जो प्रेजेंट करते हैं वो एंजियोफाइब्रोमा के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको आपने नॉर्मल एपिस्टैक्सिस नहीं लेना होता बिकॉज उनकी ब्लड वेसल्स आर वेरी थिन और साथ फाइब्रस ग्रोथ होती है जो सारा इतना बड़ा टिश्यू ग्रो कर रहा होता है। एक्सटेंशंस मैंने आपको इसकी बता दी है नेजल कैविटी में, यानी आगे की तरफ ये वाली रहेगी थी सच्ची आपकी मेजर नेजल कैविटी में भी तो आ सकते हैं। पेरिनेजल साइनसेस में साइड में एक्सिलरी साइनस एक नाक के दोनों तरफ है, यहाँ पर ये आपकी नाक है अगर तो यहाँ में एक्सिलरी साइनस है, यहाँ में एक्सिलरी साइनस है, इनमें भी आ सकता है। और स्फीनोइड बोन यहाँ ऊपर पड़ी हुई है, दिस इज योर स्फीनोइड बोन।
जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, हमारे जो रूफ ऑफ द नेजोफेरिंक्स बना रही थी, स्फीनोइड होती है ना, तो स्फीनोइड बोन का यहाँ पर स्फीनोइड साइनस होता है, उसमें भी जा सकता है। टिरागो मैक्सिलरी फॉसा या टिरागो पैलेटाइन फॉसा मैंने अभी आपको दिखा दिया। ऑर्बिट्स में किस तरह जाएगा मैंने आपको बता दिया कि ऑर्बिट्स में इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू चला जाता है। चीक्स में किस तरह जाएगा आपका, यही जब मैक्सिलरी साइनस को इन्वेड कर देगा तो चीक में भी आ सकता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसमें आपने एक बात याद रखनी है, आपका ऑस्पी का क्वेश्चन आता है। ऑस्पी में पिक्चर अक्सर पड़ी हुई होती है, जो उसमें बना हुआ होगा एक ऐसे ही नोज के अंदर का एरिया उन्हें दिखाया होगा और उसमें ऐसे रेड से कलर की चीज बनी हुई होगी, ठीक है। नोज के अंदर का एरिया उन्हें दिखाया होता है पिक्चर में, और उसमें रेड कलर की, डार्क रेड कलर की ना एक स्वेलिंग सी बनी हुई होती है। और साथ उन्हें जो सिनेरियो दिया हुआ होता है उसमें बताते हैं कि पेशेंट था जो प्रोफ्यूज रिकरेंट एपिस्टैक्सिस के साथ जिसने प्रेजेंट किया, और उसका एपिस्टैक्सिस नॉर्मल चीज़ों से कंट्रोल हो ही नहीं रहा और वो बार बार होता है। उसने कहा है कि ये काफ़ी अरसे से और मुझे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब उन्होंने साथ तस्वीर में आपको एक ग्रोथ भी दिखा दी, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ना कि नॉर्मल एपिस्टैक्सिस जो होता है, जो जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स वैसे ब्लीड करती हैं, पहली बात तो वो इतना प्रोफ्यूज नहीं होता, दूसरी बात उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो उनने आपको ग्रोथ की तस्वीर भी दे दी होती है नाक के अंदर की, और साथ वो हिस्ट्री में प्रोफ्यूज रिकरेंट एपिस्टैक्सिस कहते हैं जो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसमें आपने डेफिनेटली एंजियोफाइब्रोमा लिखना है। ये आपका ऑस्पी का क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ 90% ऑस्पीज में ये स्टेशन आता होता है, इसलिए इसको करना है। मैंने उसी के लिए पूरा टॉपिक बेसिकली उठाया। ये टॉपिक कभी भी SCQs में नहीं आया, MCQs में हो सकता है आ जाए, लेकिन मेरा मकसद ये सारा पढ़ाने का आपका स्टेशन था जो आता होता है इन योर ऑस्पी, ठीक है। और जाहिर है वाइवा में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो आपका पहले क्लिनिकल फीचर है वो है आपका प्रोफ्यूज एपिस्टैक्सिस, जिस बहुत ज़्यादा होगा, और होगा क्यों, रीजन भी मैंने बता दी कि ब्लड वेसल्स की वॉल सिर्फ एंडोथीलियम लाइंड है, विच आर वेरी थिन, वो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। फिर एक मैस ग्रो कर गई नेजोफेरिंग्स में, तो सांस लेने में मसला होगा पेशेंट को, जैसे नॉर्मल किसी भी इन्फ्लेमेशन में होता है, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर नेजोफेरिंग्स के एरिया में यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया नेजोफेरिंग्स की। यूस्टेशियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाएगी तो पेशेंट की मिडल ईयर कैविटी में से एयर की जो बैलेंस मेंटेन हो रहा था यूस्टेशियन ट्यूब की वजह से, वो नहीं होगा। जब मिडल ईयर कैविटी से, ये मिडल ईयर कैविटी है सपोज, ये यूस्टेशियन ट्यूब है और यहाँ पर आके इसने खुलना था, इसने मिडल ईयर कैविटी की एरिएशन मेंटेन करनी थी, वो नहीं हो रही, तो यहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, तो और टाइटिस मीडिया हो जाता है पेशेंट को, मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। टाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन का मतलब होता है कि पस के साथ, इफ्यूजन वाला तो है, और टाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन का मतलब होता है कि स्टीराइल फ्लूइड कलेक्ट होने लग जाता है आपके मिडल ईयर कैविटी में, ठीक है। तो बहरहाल इसमें आपका मिडल ईयर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो जाता है, दैट इज कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर जो हमारे पेशेंट के अदर फीचर्स आते हैं वो ट्यूमर की ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। अगर वो आई तक ग्रो करेगा तो पेशेंट को आई बॉल प्रोट्रूड कर जाएंगे, प्रोक्टोसिस हो जाएगा। अगर वो आपकी मैक्सिलरी साइनसेस तक और आपकी ट्राइगोपैलेटाइन फॉसा यानी कि साइड पे चीक्स के एरिया में एक्सटेंड कर जाएगा, तो आपकी यहाँ की जो क्रेनियल नर्व्स है वो सारी इफेक्ट होंगी और उनका रास्ते में इम्पिडेंस आएगी, तो ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो ये सारी की सारी इसके जो है ना अदर फीचर्स में आता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है इसका वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। वैसे यस, जितना हमारे लिए ज़रूरी है ना वो सिर्फ इतना ही है कि डायग्नोस करने के लिए हम इसका CT स्कैन इज कंसिडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड। CT स्कैन विद कंट्रास्ट, उससे पता चल जाता है कि इसकी एक्सटेंड कहाँ तक है। MRI कराते हैं तो फिर वो पूरा सॉफ्ट टिश्यू हमें अच्छे से नज़र आ जाता है, और बहुत उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़े तो हम कैरोटिड एंजियोग्राफी कराते हैं, क्योंकि ये जो वेसल्स नहीं एक्सटेंड कर रही होती हैं हमारे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के सिस्टम से आ रही होती हैं, लेकिन एंजियोग्राफी का मतलब है कि आपने वेसल्स का पाथवे जो है ना उससे आपको नज़र आता है कि वेसल्स एक्चुअली कहाँ जा रही हैं। याद रखना है कि हमारा ये जो जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, इसमें आपकी वेसल्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पतली बारीक होती हैं, और ज़रा सा आप उनसे बायोप्सी भी करने की कोशिश करते हैं ना तो वो बहुत शदीद ब्लीडिंग करने लग जाती हैं और वो ब्लीडिंग रुकती भी नहीं है। इसलिए अगर आप पेशेंट की बायोप्सी करना चाहेंगे ना ऐसे की, तो आपने लाजमी ब्लड अरेंज रखना है अपने पास, क्योंकि पेशेंट की इतनी सीवियर ब्लीडिंग होती है कि आपका पेशेंट आपके हाथ से निकल जाता है सिर्फ इस एक बायोप्सी लेते लेते, तो इसलिए ये लाजमी याद रखना है। ट्रीटमेंट के लिए ना इसके बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, काफ़ी लंबी सी ट्रीटमेंट प्लान होते हैं। इसके बहुत सारी अप्रोचेज हैं इसको रिमूव करने की, वो हम अलग से कर लेंगे। जो ज़रूरी था वो इतना ही था फॉर योर लेवल, ठीक है। अभी तक कोई मसला हुआ है कि ना आसमी? थैंक यू।